हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के बारे में जो कि बेसिक ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का नेचर डुअल है। डुअल का मतलब ये है कि ये बहुत वेव और पार्टिकल की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, वेव के फॉर्म में और छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में, जिसको हम पार्टिकल नेचर के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रेंज, जो भी लाइट का पार्ट हमें विजिबली आई से दिखाई देता है उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसकी लिमिट है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। 400 जो एंड है वो वायलेट कलर है और 700 नैनोमीटर रेड एंड है। अब कुछ की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं इसकी। ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और लाइट की जो वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो मीडियम चेंज होने के साथ चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी और कलर इसका रिमेन कांस्टेंट रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो काफ़ी हद तक एग्जाम में पूछा जाता है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या क्या चेंज होता है, तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं चेंज होता है, क्योंकि कलर जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे नहीं होगा। सेकंड है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट कहते हैं। थर्ड है लाइट ट्रांसवर्सिंग नेचर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरीके से प्रोपोगेट करती है। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने की, और हम उसको लाइट को पोलराइज कर सकते हैं किसी एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करके। लाइट एज ए वेव एंड पार्टिकल, तो अब हम देखेंगे कौन कौन से फिनोमेना हैं जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं और कौन कौन से फिनोमेना हैं जो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो वेव नेचर को जो फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसी बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, बेसिक फैक्ट्स। वेवलेंथ क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। सपोज ये वेव है इस तरीके से, तो दो सिमेट्रिकल पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे एक ये है एक ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है वेवलेंथ। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ एनी वेव वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब पार्टिकल नेचर को कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है। ठीक है, जिसकी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। अब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आई डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव है येलो ग्रीन लाइट के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर होती है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस का मतलब है कि अगर दो लाइट परसीव कर रहे हैं तो दोनों लाइट के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए ताकि वो हमें इजीली समझ में आए कि उनके कलर में कैसा डिफरेंस है। तो वो परसिस्टेंट है 0.1 सेकेंड। अगर 0.1 सेकेंड का अंतर नहीं है तो दो कंटिन्यूस पड़ने वाली लाइट में हम अंतर महसूस नहीं कर सकते हैं। एफिकिया, इन केस ऑफ एफिकिया, एफिकिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ नेचुरल लेंस। ठीक है, एफिक पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए, तो उनको सारा कुछ ब्लूइश हेलो दिखता रहता है। उनके विजन में ब्लूइश हेलो थोड़ा सा डोमिनेट करता है, क्योंकि नेचुरल लेंस में एक ब्लू फिल्टर रहता है जो अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर देता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लाइट एंड फोटोमेट्री। तो अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं कि हम किस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइट को। तो पहला है लुमिनस फ्लक्स, उसको उसकी यूनिट है लुमेन। दूसरा लुमिनस इंटेंसिटी, उसकी जो यूनिट है वो कैंडला है। इल्यूमिनेंस है, उसकी है लक्स फुट कैंडल पर फुट कैंडल। लुमिनेंस फुट लैम्बर्ट या एपोस्टिबल में यूज़ करते हैं। इन अलग अलग यूनिट्स का यूज़ हम अलग अलग जगह
देखेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमें रीडिंग या और वर्किंग के लिए हमें कितने कितने फूड कैंडल की इल्यूमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑफिस किचन वर्क के लिए 150 फूड कैंडल है, रीडिंग के लिए 70 फूड कैंडल है, ऑपरेटिंग टेबल के लिए 2500 फूड कैंडल है, और जो हमारा विजन चार्ट रहता है उसके लिए हमें 20 से 50 फूड कैंडल की जरूरत होती है, मूवमेंट्स की जरूरत होती है। अब आइए डिस्कस करते हैं उन फिनोमेनन्स की जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है इंटरफेरेंस। तो समझते हैं कि पहले इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस दो अलग अलग वेव का सुपर इम्पोजिशन है जो एक सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल कर रही हैं। जब ये सुपर इम्पोज करती हैं तो इनका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इन दोनों वेव से डिफरेंट होगा। जैसे वेव 1 है, वेव 2 है, तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव है सुपर इम्पोजिशन के बाद उसकी इंटेंसिटी इससे डिफरेंट होगी। तो इससे इनके सम से ज़्यादा भी हो सकती है, इनके सम से कम भी हो सकती है। तो ये दो तरीके का होता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। जब दोनों वेव के मैक्सिमा आपस में करस्पॉन्ड करते हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वेव की इन दोनों के एडिशन से हमेशा हायर होती है। और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर किसी एक वेव का मैक्सिमा इस तरीके से किसी दूसरे वेव के मिनिमा से करस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों के सम से कम होगी, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और ये हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंजेस के रूप में दिखाई देता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस के। अगर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करें तो इस तरीके से अल्टरनेट, ये अगर डार्क है ये ब्राइट फ्रिंजेस में, मतलब ये डार्क वाला डिस्ट्रक्टिव है, ब्राइट वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझना कि ये इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। नेचुरली जो आई में स्ट्रोमा का अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इस्तेमाल हो रहा है और उसकी वजह से कॉर्नियल की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि आई का जो स्ट्रोमल अरेंजमेंट है वो इस तरीके से रहता है ताकि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे और विच मेंटेन द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। और कहाँ कहाँ से एक्सप्लेन होता है, होलोग्राफी एक टेक्निक होती है जो 3D इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए होती है, वहाँ पे इंटरफेरेंस का इस्तेमाल होता है। लेज़र इंटरफेरोमेट्री LI जो पोटेंशियल एक्टिविटी हम मेजर करने के लिए करते हैं इन केस ऑफ IMSC या एनी रेटिनल पैथोलॉजी, वहाँ जो भी पोस्ट ऑपरेटिव कितना विजन आएगा उसके लिए हम LI का यूज़ करते हैं, वहाँ पे इंटरफेरेंस का इस्तेमाल होता है। ARC कोटिंग जो स्पेक्टिकल्स में दी जाती है वहाँ पे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं। ग्लासेस का या ट्रांसपेरेंट शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस मेज़र करने के लिए हम इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एंजियोग्राफी में एक्साइटेशन और बैरियर फिल्टर यूज होते हैं, तो दे आर बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी OCT भी इंटरफेरेंस पे बेस्ड होता है, बेसिकली लो कोहेरेंस इंटरफेरेंस पे। अगला फिनोमेना है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट है किसी भी ऑब्स्टिकल्स से। ठीक है, कि आया अपर्चर से, जैसे ये एक अपर्चर है, अगर यहाँ से लाइट इस तरीके से पास हो रही तो इस अपर्चर से पास होने के बाद ये लाइट इनके एजेस से बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, और इस डिफ्रैक्शन की एक कंडीशन है कि ये जो अपर्चर है इसका साइज इस लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब इसका साइज इस वेवलेंथ के बराबर है, इससे कम होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डिफ्रैक्शन के बाद अगर हम किसी उसकी इमेज को किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे सेंट्रल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। जो सेंट्रल वाला पोर्शन होगा वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, फिर धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस करस्पॉन्डिंग सर्कल्स में कम होती चली जाती है। सेंटर का जो एरिया है सबसे ब्राइटेस्ट होता है, धीरे धीरे सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे वो ब्राइटनेस कम होती आती है। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है।
कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो आई में जो हमारा प्यूपिल है उससे हम समझते हैं कि डिफ्रैक्शन नेचुरली कैसे इस्तेमाल होता है। अगर आई का प्यूपिल का साइज 2 mm से कम हो जाता है तो लाइट का डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिससे इमेज क्वालिटी गिर जाती है और पेशेंट की जो इमेज परसीव करने की एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए मियोटिक प्यूपिल में पेशेंट को थोड़ा कम दिखाई देता है अगर वो 2 mm से कम हो जाता है। इन केस ऑफ इमेट्रोपिक पेशेंट जो ग्लेयर से हेलोज दिखाई देते हैं पेशेंट को, वो भी डिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देते हैं में रिजल्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वेवलेंथ है, ये अपर्चर है। तो अपर्चर का जो साइज है इसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो डिफ्रैक्शन अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे अपर्चर का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से डिफ्रैक्शन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। फिर पोलराइजेशन दूसरा फिनोमेना है। पोलराइजेशन क्या है कि पहले हम समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल लाइट और पोलराइज्ड लाइट में क्या अंतर है। सपोज ये एक नॉर्मल लाइट है, ये पोलराइज्ड लाइट हम कर रहे हैं। तो नॉर्मल लाइट में एक पार्टिकल 360 डिग्री वाइब्रेट करता रहता है और प्लेन पोलराइज लाइट में केवल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। तो हम एक फिल्टर लगा के यहाँ पे इस तरीके से इसके जो वाइब्रेशन है उसको एक सिंगल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल लाइट को एक ऐसी लाइट में कन्वर्ट करना जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है जिससे हम पोलराइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट into a single plane perpendicular to the direction of propagation is called polarization। तो इस प्रकार पोलराइज अनपोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज। मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे वाइब्रेशन होता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, यहाँ पे वाइब्रेशन है एक सिंगल प्लेन में। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज होता है। हेडिंगर ब्रशेस फिनोमेना में होता है, पोलराइड ग्लासेस यूज होते हैं टू रिड्यूस ग्लेयर, ठीक है। वाटर में, रोड्स में, टिटनस फ्लाई टेस्ट जो हम 3D एक्यूटी चेक करने के लिए करते हैं, स्ट्रोप्सिस चेक करने के लिए वहाँ पे पोलराइड ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। और OCT से जो RNFL थिकनेस यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए OCT का, उसमें भी पोलराइजेशन का यूज़ करके हम अलग अलग लेयर्स की जो इंटीग्रिटी है वो हम डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पोलराइजेशन का इस्तेमाल होता है। OCT में दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। 3D पिक्चर्स को प्रोड्यूस करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए पोलराइड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ऑप्टिकल सरफेस या ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट लेंस जो है उसमें ऑक्यूलर डिफेक्ट्स जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोलराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका पार्टिकल नेचर के फिनोमेना को देख लेते हैं। स्कैटरिंग का मतलब है लाइट का फैलना। इस तरीके से लाइट किसी पार्टिकल से टकरा के इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में उसका डिस्पर्स हो जाना ही स्कैटरिंग कहलाता है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द मीडियम और पार्टिकल्स, लाइक जैसे डस्ट है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इनसे टकरा के अगर कोई लाइट अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो रही है तो इस फिनोमेना को स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। रेडले इक्वेशन होता है जो स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करता है। फिर इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ से ज़्यादा स्कैटर होगी, ठीक है। उसका एक फार्मूला होता है 1/λ/4। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, और वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना स्कैटरिंग कम होगी। जैसे स्काई में ब्लू दिखता है ब्लू कलर की स्कैटरिंग की वजह से। और वाई द सन लुक्स रेड एट सनसेट बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे लीविंग द रेड। और इसी में एक और एडिशन है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी लाइट का स्कैटरिंग है, बट स्कैटरिंग ऑफ बाय लार्ज पार्टिकल। जब हम किसी मीडियम में लाइट डालते हैं और उसमें कोई इम्प्योरिटी या डस्ट पार्टिकल है तो इस तरीके से लाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक है। तो वो मीडियम इल्यूमिनेट होने लगता है, ऐसा लगता है हमें। इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय लार्जर पार्टिकल्स
उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का है एक्वस फ्लेयर्स देखने में इंटीरियर चैम्बर में इन केस ऑफ यूवीआइटिस, जो हम ऑब्लिक इल्यूमिनेशन का यूज़ करते हैं या कॉनिकल बीम का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम उनको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, स्लिट लैम्प से। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसमिशन है लाइट का, लाइट पासिंग थ्रू ए मीडियम विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब और स्कैटर। एक एक मीडियम से पास होना बिना एब्जॉर्ब हुए और स्कैटर्ड हुए। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि लाइट एनर्जी एक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है और हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ऑकुलर ट्रांसपेरेंसी, द कॉर्निया एंड लेंस आर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है स्कैटरिंग को मिनिमाइज कर देता है, एंड एब्जॉर्प्शन विद इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, और जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर ही होता है। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात पहले भी कर चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि emission of electron from material when a light shines on it proves the light particle nature। मतलब कि ये एक्सप्लेन ये करता है कि लाइट एक छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में होती है, और अगर किसी मटेरियल पर पड़ रहा है तो अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेव बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। नेक्स्ट है लेजर। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर में होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। लेजर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, और तीसरा है पॉलीमिनेटेड। मोनोक्रोमेटिक का है कि लेजर में से एक सिंगल कलर का होगा। कोहेरेंट का होगा कि सभी लेजर वेव एक ही फेज में होंगे, मतलब अगर ये वेव है दूसरी वेव भी ऐसे ही होगी। पॉलीमिनेशन का मतलब है सारी बीम्स आपस में पैरेलल होंगी। आइए ले समझते हैं कि लेजर में होता क्या है। सपोज ये कोई मटेरियल है, ठीक है, तो हम लेजर में क्या करते हैं, बाहर से एक लाइट एनर्जी किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल पे डालते हैं, ठीक है। तो वो लाइट एनर्जी क्या करती है, अपने एनर्जी पैक जो भी एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं वो अपनी एनर्जी उस मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। फिर इस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, मतलब अनस्टेबल स्टेट में। लेकिन ये ज़्यादा देर अनस्टेबल स्टेट में रह नहीं सकते, तो फिर ये वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आते हैं। इस दौरान ये कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्होंने यहाँ से एब्जॉर्ब की थी वो रिलीज कर देते हैं, जो हमें लेजर के फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है, इमिट होती है लेजर के फॉर्म में। इस तरीके से ये लेजर प्रोड्यूस होता है। ये लेजर का पूरा मैकेनिज्म है। ऑप्थेल्मोलॉजी में लेजर बहुत जगह अलग अलग इस्तेमाल होता है। अगला फिनोमेना है फ्लोरेसेंस ऑफ लाइट। तो फ्लोरेसेंस का मतलब है कि किसी भी एक स्पेसिफिक मटेरियल के द्वारा अगर उस पर कोई शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पेशली यूवी लाइट डालते हैं तो वो इमिट करता है लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल है फ्लोरेसेंट स्टेनिंग। जब हम फ्लोरेसेंट स्टेन करते हैं तो उस पर हम कोबाल्ट ब्लू फिल्टर डालते हैं और हमें दिखता कैसा है, ग्रीन। यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू फिल्टर डालते हैं तो ग्रीन दिखाई देता है, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। तो ये भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जैसे एंजियोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है, कॉर्नियल स्टेनिंग में इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग जगह कॉन्टेक्ट लेंस की फिटिंग को एसेस करने के लिए हम स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं या फ्लोरेसेंट डाई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये काफ़ी बेसिक लॉ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम इट विल गेट बैक टू द सेम मीडियम, ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। तो इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जैसा आप यहाँ देखते हैं ये एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों ही बराबर होंगे और सभी रेस सेम प्लेन पे होंगी। रिफ्लेक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। अगर किसी स्मूथ सरफेस से हो रहा है जैसे मिरर से, तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर। इरेगुलर का मतलब है कि किसी रफ सरफेस से हो रहा है तो इस तरीके से रफ
रफ सरफेस से होने की वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगला है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या है कि जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है तो वो लाइट थोड़ी सी बेंड होती है। अभी डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पे, दोनों मीडियम की डेंसिटी पर डिफरेंस कितना है। अगर ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होती है। अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। इसके लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल राइज इन द सेम प्लेन, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो कहलाता है स्नेलेंस लॉ। ये साइन Q2 अपॉन साइन Q1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेशियो है वो कहलाता है स्नेलेंस लॉ। और इसका हम कैलकुलेशन का यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये रेशियो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ N1 और N2 है। ठीक है, तो ये इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इस मेथड से कैलकुलेट किए गए हैं उसमें कॉमन है कॉर्निया का 1.376, एक्वस और विट्रस का 1.336, क्रिस्टलाइन का 1.386 to 1.4, लेयर पे डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली उतना डेंसर माना जाता है, और वो लाइट को उतना ही स्लो डाउन करता है, और लाइट उसके बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन एंटरिंग इन द डेंसर मीडियम। अगला इंपॉर्टेंट फिनोमेना है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि सपोज ये कोई मीडियम है और यहाँ पे ये है, तो अगर इस मीडियम में, ये डेंसर मीडियम है, इस मीडियम से कोई इंसिडेंट रे जा रही है और इसी मीडियम के इंटरफेस या इसी मीडियम में वापस चली जा रही है, तो इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसकी एक शर्त है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये एक स्पेसिफिक एंगल्स के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम दैट रिजल्ट इन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये कम से कम इतना हो कि ये वाला एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री हो। ठीक है, तभी ये इंटरफेस पे जाएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये रे इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? अकर्स व्हेन द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम हिट द बाउंड्री एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल, जो हम पहले बात कर चुके हैं। लाइट डज नॉट रिफ्रैक्ट बट रिफ्लेक्ट एंटायरली बैक इन द डेंसर मीडियम, मतलब उसी मीडियम में वापस चली जाती है। क्लिनिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल ल्यूमिनोस्कोपी में होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में होता है, एप्लेनेशन टोनोमीटर में होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह होता है। तो ये कुछ कॉमन। प्रिज्म्स की बात कर लें तो प्रिज्म क्या है? ट्रायंगुलर सरफेस है। ठीक है, ट्रायंगुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसमें 3 सरफेस होती हैं। इस वाले पार्ट पर जो बोलते हैं एपेक्स, और इसमें है एपिकल एंगल, ये बेस, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अब रे इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं इस तरीके से, एक नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, ये ऐसे गए और इस तरीके से आ गए। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। ठीक है, अपेक्स समझ लो, हमने बेस समझ लिया। एंगल ऑफ डेविएशन इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है,
प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इमेज को अपेक्स की ओर डेविएट करता है और रेज को कहाँ करता है, बेस की ओर। तो light always bend towards the base but the image appears to be shifted towards the apex। तो अगर किसी प्रिज्म से आप इस तरीके की इमेज रखी हुई है तो हमें कहाँ दिखेगी, यहाँ पे, बट वो रेज कहाँ पे प्रोजेक्ट होती हैं, बेस की ओर। अब प्रिज्म डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट ऑफ प्रिज्म पावर। अगर कोई प्रिज्म है, उससे 1 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो उसको अब इस रेफरेंस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रहा है 1 मीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलेंगे 1 प्रिज्म डायोप्टर। इसी तरीके से हम प्रिज्म की पावर को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन स्टूडेंट में, प्रिज्म कवर टेस्ट में, क्रिम्सकी टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन पहले बात कर चुके हैं, फ्यूजनल रिजर्व को मेजर करने में, माइक्रोट्रोपिया डायग्नोस करने में, फिर 4 प्रिज्म डायोप्टर टेस्ट से मैलिंग्रीन डायग्नोस करने के लिए इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड ब्लाइंडनेस, ठीक है। और प्रिज्म का इस्तेमाल स्लिट लैंप में, गोनियोस्कोप में, कैल्टोमीटर में, एल्कुलेशन टोनोमीटर में। फ्रेनेल प्रिज्म क्या है, फ्रेनेल प्रिज्म एक थिन प्लास्टिक शीट होती है पैरेलल सीरीज ऑफ प्रिज्म्स की, उसको हम ग्लासेस पे स्टक कर देते हैं इसका करेक्शन के लिए। इसमें एक चीज़ है प्रेंटिस रूल। प्रेंटिस रूल बेसिकली कितना डिसेंट्रेशन या प्रिज्म इंड्यूस हुआ है लेंस के डिसेंट्रेशन से वह कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो ये कोई लेंस है, ठीक है, अब हम जब कोई लेंस फिट करते हैं तो उसका सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और पिपल का सेंटर ऑलमोस्ट मैच करता है, ठीक है, तभी वो पेशेंट को क्लियर दिखाएगा। अगर इस लेंस का थोड़ा पोर्शन ऊपर या नीचे हो गया, अब देखो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जो बेस टू बेस प्रिज्म से बना हुआ है, ठीक है। तो अब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्रिज्म इंड्यूस कर देगा। तो प्रिज्म इंड्यूस हो गया तो इमेज की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, तो पेशेंट को ऊंचा नीचा दिखाई देगा। तो कितना डिसेंट्रेशन है उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, P इक्वल टू डी इंटू डी, कैपिटल डी जो है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एग्जाम्पल से समझते हैं। 10,000 का लेंस है और 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10 प्रिज्म डायोप्टर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस है जब हाई पावर ग्लासेस की फिटिंग करते हैं हम चश्मे में, तो वहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है कि लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और पिपुलरी सेंटर मैच करना चाहिए। अब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस या लेंसेज से रिफ्रैक्शन को समझ लेती हूँ। काफ़ी बेसिक टॉपिक आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो अगर कॉन्वेक्स लेंसेज में अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो कैसी इमेज बनती है वो देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज बनती है लेंस के फोकल पॉइंट पे, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज बनेगी, ठीक है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो उसकी इमेज बनेगी f एंड 2f, और ये अगेन रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज होगी। और अगर 2f पे है तो वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और 2f पे ही बनेगी लेकिन सेम साइज की होगी। और अगर इमेज की पोजीशन f और f1 के बीच में होगी तो वो कहाँ पे बनेगी, f2 के बियॉन्ड, और ये इमेज भी रियल, इन्वर्टेड लेकिन लार्ज इन साइज होगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इमेज का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। और अगर कोई इमेज फोकल पॉइंट पे रखी है तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी। और ये इमेज कैसी होगी, देखिए हमने एक चार्ट भी प्रिपेयर किया है इसका, ठीक है। अगर फोकल पॉइंट पे है तो ये होगी रियल, इन्वर्टेड और वेरी लार्ज इन साइज, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकल के बीच में है तो ये होगी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज इन साइड, और लेंस के सेम साइड पे या जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगा। तो आइए एक टेबल से समझ लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए।
तो अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकल पॉइंट पे, रियल, इन्वर्टेड और छोटी बनेगी। अगर 2f के बियॉन्ड है तो बिटवीन f2 एंड 2f के बीच में बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, छोटी। अगर 2f पे है तो 2f2 पे ही बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। और बिटवीन f1 एंड f2f के बीच में है तो बियॉन्ड 2f2 के बीच, मतलब फोकल पॉइंट के जो डिस्टेंस, डबल डिस्टेंस है उसके बियॉन्ड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और लार्ज बनेगी। और फोकल पॉइंट पे है तो कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज। और अगर लेंस और फोकल पॉइंट के बीच में है तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज बनेगी। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आएगा। अब कॉन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनेगी, इसमें इमेज का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है कि अगर कोई इमेज किसी भी पोजीशन में है तो सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी, हमेशा वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी, यानी छोटी इमेज बनेगी। अब सिलिंड्रिकल लेंसेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलिंड्रिकल लेंस होते क्या हैं। पहले समझ लेते हैं कि कोई एक नॉर्मल लेंस है, ये है। तो नॉर्मल लेंस में हर मेरिडियन में सेम पावर होती है। अगर यहाँ -3 है तो यहाँ भी 3 होगा, मतलब हर एक 360 डिग्री सब जगह सेम से ही पावर होगी। ठीक है, अब सिलिंड्रिकल लेंसेज में इसका थोड़ा रिवर्स होता है। तो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल लेंस में मान लो ये कोई लेंस है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यहाँ से रेस पास होंगी तो ये हर सभी रेस एक पॉइंट फोकल बनाएंगी, ठीक है। तो एक लाइन इमेज बन जाएगी इससे। तो ये सिर्फ एक एक्सिस में ही काम करते हैं, मतलब 360 डिग्री में पावर नहीं होती, एक ही मेरिडियन पर पावर होगी। सपोज अगर 90 डिग्री पे पावर है तो 180 पे पावर नहीं होगी। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस या पर्टिकुलर मेरिडियन में पावर होती है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस जब भी पास होंगी तो वो एक फोकल लाइन बनाएंगे, एक इन टाइप के सिंपल कंपाउंड पावर के हिसाब से और मिक्स्ड। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर सिलिंड्रिकल लेंस है आपके पास, उसको आप रोटेट करेंगे तो वो इमेज जो भी, जैसे ये एक लाइन है तो ये इमेज थोड़ी सी ऐसा आपको डिस्टॉर्टेड से दिखाई देगी, क्योंकि इसमें एक ही एक्सिस में पावर होती है, ठीक है। अगर आप एक्सिस के अलावा मूव करेंगे, एक्सिस के अलावा, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अपोजिट टू द एक्सिस पावर ऐड करती है 90 डिग्री, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई देगा। अगर विद मूवमेंट है तो माइनस सिलेंडर, सॉरी, अगर विद मूवमेंट है तो when the cylindrical lens act in one axis, so when it is moved up and down or sideways the object will move with the lens in concave cylinder। यानी अगर साथ साथ मूव हो रहा है तो माइनस लेंस है, और अगर अपोजिट लेंस मूव हो रहा है, ठीक है, एक्सिस के जो मेरिडियन है उसके अपोजिट मूव हो रहा है तो प्लस सिलेंडर है, जो सेम स्फेरिकल लेंसेज में यूज होता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है इसका भी, करेक्शन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म और जीसीसी में यूज होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टम्प्स कोनाइड। तो आइए समझते हैं पहले स्टम्प्स कोनाइड है क्या। स्टम्प्स कोनाइड बेसिकली इमेजेस का कॉन्फ़िगरेशन है किसी टॉरिक सरफेस से, ठीक है। टॉरिक सरफेस मतलब उसके प्रिंसिपल मेरिडियन पे दो डिफरेंट पावर हो सकती है। तो इसे फिगर से समझ लेते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। ये पॉइंट ए है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्टिकल रेज है, ये हॉरिजॉन्टल रेज। तो पॉइंट ए पे वर्टिकल रेज का जो कन्वर्जेंस है वो हॉरिजॉन्टल रेज के कन्वर्जेंस से ज़्यादा है, तो एक हॉरिजॉन्टल ओवल बनेगा यहाँ पे। पॉइंट बी पे क्या है, वर्टिकल रेज फोकस हो रही है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और हॉरिजॉन्टल रेज फिर भी कन्वर्ज हो रही है। और पॉइंट सी पे क्या है, दोनों ही रेज हॉरिजॉन्टल रेज कन्वर्ज हो रही हैं और वर्टिकल रेज डाइवर्ज हो रही हैं, बट वर्टिकल का डाइवर्जेंस ज़्यादा है तो अभी भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ओवल बनेगा। और ये पॉइंट डी है, डी पे आप देखो एक का कन्वर्जेंस दूसरे के डाइवर्जेंस से बराबर है,
तो यहाँ पे एक परफेक्ट सर्कल बनेगा, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। ठीक है, और सबसे जो क्लियर और परफेक्ट इमेज बनेगी यहीं पे बनेगी। फिर पॉइंट ई पे, पॉइंट ई पे कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल रेस का जो यहाँ पे वर्टिकल रेस का डाइवर्जेंस ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टल रेस का वर्टिकल रेस डाइवर्ज हो रही है और हॉरिजॉन्टल रेस यहाँ पे अभी भी कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, लेकिन इनका कन्वर्जेंस इसके डाइवर्जेंस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ओवल स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यहाँ पे एफ पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेस फोकस हो रही है एक पॉइंट पे, तो यहाँ एक वर्टिकल लाइन बनेगा। जब वर्टिकल रेस फोकस हो रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन फोकस हो रही है तो वर्टिकल इमेज बनेगी। तब इस पॉइंट पे, जी पॉइंट पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये जो वर्टिकल रेस है ये कहीं डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, और ये रेस भी धीरे धीरे यहाँ पे डाइवर्जेंस, तो दोनों रेस डाइवर्जेंट है, लेकिन वर्टिकल रेस का जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल रेस के डाइवर्जेंस से, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओवल स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्टर्म्स कोनाइड का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कहाँ पे यूज होता है, वो जेसीसी में यूज हो रहा है। ठीक है, हमें जो एक्सेस और पावर रिफाइन करने के लिए यूज करते हैं लेंसेज में सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में, तो उसमें इसका बड़ा एप्लीकेशन है। और जब भी क्रॉस कंपाउंड करेक्शन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को रेटिना पे प्लेस करना होता है। जब भी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं तो उससे पेशेंट को क्लियर दिखाई देने लगता है। अगला एक फैक्ट है कि जेनेवा लेंसोमीटर क्या मेजर करता है, मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पावर नहीं मेजर करता है लेंसोमीटर, जब भी आप देखोगे तो कहीं भी पावर मेजर करता है, लेकिन ये मेजर करके हमें देता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कन्वर्ट कर देते हैं फिर पावर में। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ आई एज ऑप्टिकल सिस्टम। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉर्निया जो है मेजॉरिटी ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, जिसका पावर 43 to 45 डायोप्टर है। एक्वोसिमर एक लिक्विड स्ट्रक्चर है जिसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.336 है। क्रिस्टलाइन लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर होता है 15 to 20 डायोप्टर रेस्ट पे, और यह हमें एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। विट्रस सिमर पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336 होता है। अब अगला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कीमेटिक आई। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, पहले समझ लेते हैं। देखो आईज में हमें ना बहुत सारी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम जब ग्लास करेक्ट करते हैं या आईओएल कैलकुलेशन करते हैं, टेरेट्रोमेट्री करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन जो आई के रिगार्डिंग में करने पड़ते हैं। और क्योंकि किसी भी मशीन का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको डेवलपमेंट के दौरान आइज़ की जो ऑप्टिक्स है वो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो आइज़ की ऑप्टिक्स के कैलकुलेशन अगर हमें पता होंगे और वो अगर ईजीली हम रिजॉल्व कर सकते हैं तो हमें इन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी। तो घर स्टैटिक साइंटिस्ट है जिन्होंने आई को एक ऑप्टिकल सिस्टम के तरीके से प्रेजेंट किया। उन्होंने ये कहा कि आई की टोटल पावर जो है वो 58 to 60 डायोप्टर है। अलग अलग कार्डिनल पॉइंट्स भी बताए जो लेंस के रिगार्डिंग पैरेलली चलते हैं। जैसे दो प्रिंसिपल पॉइंट बताए उन्होंने, P1 और P2, और इन सब की जो रेफरेंसेस ली वो इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया से ली। तो P1 को कहा कि 1.35 mm और P2 1.60 mm लोकेटेड इन द इंटीरियर चैम्बर बिहाइंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। दो नोडल पॉइंट बताए N1 N2, 7.08 7.33, ये भी सेम बिहाइंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया और ये लेंस के पास में है। दो फोकल पॉइंट बताए F1 F2, F1
15.7 mm in front of cornea और f2 24.2 mm behind the cornea. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके इन्होंने दिया, वो कॉर्निया का 1.376, एक्वस का 1.336. तो जब हम बुक्स में पढ़ते हैं वो यही डेटा है. लेंस है कॉर्टेक्स का 1.386, न्यूक्लियस का 1.4, विट्रस का 1.336, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया 7.7, पोस्टीरियर सरफेस 6.70, लेंस के इंटीरियर सरफेस का 10 mm, पोस्टीरियर सरफेस का 6 mm. अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी बहुत सारा डाटा हो गया, तो कैलकुलेशन थोड़ा क्यूबर्स था. तो अगेन फिर से एक दूसरे साइंटिस्ट लिस्टन ने क्या किया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो. तो उनका टोटल पावर आई कि हम 58 एज्यूम कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिफॉर्म 1.333 और प्रिंसिपल पॉइंट को इन्होंने सिंगल ले ली कि 1.5 mm बिहाइंड द कॉर्नियल एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस. एक नोडल पॉइंट बना दिया 7.2 mm बिहाइंड द कॉर्नियल सरफेस और फोकल लेंथ ये दो रखी एंटीरियर और पोस्टीरियर. तो 15.7 इंटीरियर, पोस्टीरियर 22.63, जिसमें हम एक्सियल लेंथ भी कहते हैं. फिर अब यहाँ पे इस कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई किया गया. एक दूसरे साइंटिस्ट थे डोंडर्स, और इस कॉन्सेप्ट को हम डोंडर्स वेव्स टाई के नाम से भी जानते हैं. इसमें टोटल पावर ऑफ आई जो उन्होंने बताई 60 डाप्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रखा, और जो भी फिगर्स थे जो भी पॉइंट में थे उनको सबको राउंड ऑफ कर दिया. जैसे प्रिंसिपल पॉइंट 2 mm बिहाइंड द कॉर्निया एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस, नोडल पॉइंट 7 mm बिहाइंड द कॉर्नियल सरफेस, फोकल लेंथ दो रखी, उनको भी राउंड फिगर में कर दिया 15 और 20. इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है. तो जैसे मैंने पहले बताया कि इनका एप्लीकेशन कहाँ है, आईओएल कैलकुलेशन में, आईओएल इंट्राओकुलर फॉर्म बॉडी लोकलाइजेशन, ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करने में, रेटिना का इमेज साइज कैलकुलेट करने में, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अब नेक्स्ट टॉपिक है विजुअल एक्सिस एंड विजुअल एंगल. तो हम पहले विजुअल एक्सिस की बात कर रहे हैं कि आई में कौन कौन से विजुअल एक्सिस हैं, कौन कौन से एंगल हैं. तो ऑप्टिकल एक्सिस, विजुअल एक्सिस, फिक्सेशन एक्सिस, तीन हैं. तो फिगर से समझते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस क्या है, विजुअल एक्सिस क्या है, फिक्सेशन एक्सिस क्या है. ऑप्टिकल एक्सिस लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ रिगार्ड, नोडल पॉइंट और पॉइंट मीट ऑन द रेटिना नेजल टू द फोविया. तो ये है APR, ये ऑप्टिकल एक्सिस होगा. ठीक है. और विजुअल एक्सिस क्या है, विजुअल एक्सिस पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं. लाइन ज्वाइनिंग द फिक्सेशन पॉइंट, नोडल पॉइंट एंड फोविया. तो फिक्सेशन पॉइंट, नोडल पॉइंट और फोविया को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये वाली, ये हो गई विजुअल एक्सिस. ठीक है. और तीसरा क्या है, फिक्सेशन एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द फिक्सेशन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ आई. तो फिक्सेशन पॉइंट ये हो गया, सेंटर ऑफ रोटेशन ये हो गया, इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो हो गई फिक्सेशन एक्सिस. और इन्हीं के बीच में अलग अलग एंगल्स हैं. ठीक है. एंगल अल्फा, ऑप्टिकल एक्सिस, विजुअल एक्सिस के बीच का जो एंगल है एट नोडल पॉइंट, इसको बोलते हैं एंगल अल्फा. ऑप्टिकल एक्सिस और विजुअल एक्सिस कौन कौन सी हैं, तो ऑप्टिकल एक्सिस ये है AR और विजुअल एक्सिस OF है. तो AR और OF इसके बीच का जो एंगल है ये एंगल अल्फा होगा. ठीक है. एंगल गामा कौन सा है, एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस, फिक्सेशन एक्सिस एट द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ आई. ऑप्टिकल एक्सिस एंड फिक्सेशन एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस ये हो गई, फिक्सेशन एक्सिस ये हो गई, और एट द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ आई ये एंगल गामा हो गई. और एंगल कापा कौन सा है, एंगल कापा एंगल बिटवीन विजुअल एक्सिस एंड पिपुलरी एक्सिस एट द सेंटर ऑफ कॉर्निया और इक्विवेलेंट टू द पिपुलरी सेंटर. विजुअल एक्सिस एंड पिपुलरी. तो ये जो है
विजुअल एक्सिस ओ एफ ये, लेकिन ये एंगल यहाँ पे है एट द सेंटर ऑफ कॉर्निया। तो एंगल कापा है एंगल बिटवीन विजुअल एक्सिस एंड प्यूपिलरी एक्सिस। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये होगी विजुअल एक्सिस, ठीक है, और ये एट द सेंटर ऑफ प्यूपिलरी सेंटर या कॉर्निया के सेंटर पर जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल कापा। यहाँ पे OPA, OPA ये हो गया एंगल कापा। अब इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। क्लिनिकली इंपॉर्टेंस है सूडो एस्टेब्लिशमेंट एसेस करते समय। एंगल कापा नॉर्मली 5 डिग्री होता है और पॉजिटिव होता है सूडो एक्सोट्रॉपी में और नेगेटिव होता है सूडो इसोट्रॉपी में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब एब्रेशंस की बात कर लेते हैं। तो कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम परफेक्टली 100% नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ एब्रेशंस, कुछ न कुछ एल्यूजन्स रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं ऑप्टिकल सिस्टम या आई में कैसे कैसे एब्रेशन होते हैं उन समझ लेते हैं। पहला स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, जब भी रेज लेंस से पास होते हैं तो पेरीफेरी वाली रेज पहले फोकस होती है, जो सेंट्रल रेज है बाद में फोकस होती है। तो जिससे दो फोकल पॉइंट बन जाते हैं, इसको बोलते हैं एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन। तो इससे इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। आइज में ये काफ़ी हद तक प्यूपिल की वजह से मिनिमाइज हो जाता है। क्रोमेटिक एब्रेशन, तो डिफरेंट कलर्स का जो फोकल पॉइंट है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होता है। जैसे ब्लू लाइट जल्दी फोकस हो जाती है, रेड लाइट थोड़ा बाद में फोकस होती है। जो कलर की वजह से फोकल पॉइंट का डिफरेंस है वो होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। तो आइज में ये काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि जो हमारा रेटिना है वो ब्लू कलर के लिए ब्लू कॉन्स उसमें कम होते हैं, तो थोड़ा इनसेंसिटिव होता है। प्यूपिल से तो पेरिफेरल रेज पहले ही कट जाती हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो इस तरीके से आइज में काफ़ी हद तक क्रोमेटिक एब्रेशन, और लेंस भी काफ़ी हद तक अल्ट्रावायलेट रे से ब्लू लाइट को रोक देता है। डिसेंट्रेशन क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने बात की, अगर लेंस का सेंटर प्यूपिल का सेंटर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रिज्मेटिक इफेक्ट आ जाएगा। तो इस वजह से जो इमेज में डिस्टॉर्शन या डैमेज होगा वो डिसेंट्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल डिसेंट्रेशन है प्रेंटिसिबल की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉर्निया और लेंस की पोजीशन में थोड़ा सा फर्क रहता है, उस वजह से जो इमेज फॉर्मेशन में डिस्टॉर्शन होता है वो थोड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो वो इस डिसेंट्रेशन को कवर अप कर लेते हैं दोनों कॉर्निया और लेंस की पोजीशन। डिफ्रैक्शन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम स्मॉल अपर्चर। तो अगर प्यूपिल किसी का नॉर्मल पिन पॉइंट प्यूपिल है तो वो इफेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन। ऑब्लिक एब्रेशंस कैसे होते हैं, अगर किसी लाइट पे ऑब्लिक डायरेक्शन में रेज पड़ रही हैं तो वो अलग अलग फोकल पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से एक स्क्रीन पे या रेटिना पे। तो इस तरीके से जो डिस्टॉर्शन होगा उसको बोलेंगे ऑब्लिक एब्रेशन। कोमा क्या है, डिफरेंट एरिया ऑफ लेंसेज विल फॉर्म फोकस इन अ प्लेन अदर देन फोकल पॉइंट। जो डिफरेंट एरियाज हैं लेंस के वो एक डिफरेंट इमेज फॉर्म करते हैं इस तरीके से कोमा शेप, एक पिन पॉइंट फोकस नहीं बनाएंगे। तो अगर इस तरीके से अलग अलग फोकल पॉइंट बनाते हैं तो कोमा शेप स्ट्रक्चर बन जाता है इमेज का, इसको हम बोलते हैं कोमा डिस्टॉर्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है परकिंजेस इमेज। तो परकिंजेस इमेज क्या है, बेसिकली ये इमेजेस है आई के जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनसे रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेजेस बनती हैं बेसिकली कॉर्निया और लेंस की वजह से, तो उनको बोलते हैं परकिंजेस इमेजेस। 4 इमेजेस बनती हैं। पहली इमेज कॉर्निया के इंटीरियर सरफेस से, दूसरी पोस्टीरियर सरफेस से, तीसरी इंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, चौथी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। तो इनका नेचर कैसा होता है, पहली 3 इमेजेस का जो नेचर होता है वर्चुअल इरेक्ट होता है,
और चौथी इमेज रियल इन्वर्टेड होती है लेकिन स्मॉल बनती है। तो टोटल 4 इमेजेस बनती हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है, जब हम टॉर्च लाइट से देखते हैं डिफ्रेंशिएट एफेकिया और फेकिया में। तो एफेकिया में कितनी इमेज होंगी, लेंस है ही नहीं तो 2 इमेज होंगी, फेकिया में 4 इमेजेस बनेंगी। और कैरेटोमेट्री में इसका यूज होता है कॉर्निया की फ्रंट सरफेस से जो फर्स्ट इमेज है उसका यूज करते हैं कॉर्नियल कर्वेचर मेजर करने के लिए। हर्सबर्ग टेस्ट में हम फर्स्ट कॉर्नियल इमेज का इस्तेमाल करते हैं डेविएशन चेक करने के लिए, ठीक है। और यूज टू ट्रैक लेंस मूवमेंट ड्यूरिंग एकोमोडेशन। लेंस के एकोमोडेशन के दौरान लेंस का साइज थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसमें थर्ड और फोर्थ परकिंजेस इमेज का इस्तेमाल होता है उसके जो एकोमोडेशन के ड्यूरिंग जो मूवमेंट होता है उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड और बेसिक ऑप्टिक्स का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।